फेराडे एंड हेनरी एक्सपेरिमेंट। देखो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाली जो फिनोमिना है वो सबसे पहले इन दो साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व करी थी, जिनका नाम है फेराडे और हेनरी। इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे और एक्सपेरिमेंटली ये पता लगाया था कि जब भी हम किसी भी कॉइल या किसी भी कंडक्टर से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करते हैं, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करते हैं, तो उसमें ऑटोमेटिकली एक करंट प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये वो साइंटिस्ट है जिन्होंने इस चीज को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था। तो इनके एक्सपेरिमेंट क्या थे, पहले हम उनको डिस्कस करेंगे, उसके बाद में उनके कुछ रिजल्ट बनाएंगे जिनको हम बोलते हैं फेराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो पहले तो एक्सपेरिमेंट देखो। इनका जो पहला एक्सपेरिमेंट है वो ये था कि इन्होंने एक कॉइल ली और उस कॉइल को एक गैल्वेनोमीटर से अटैच कर दिया। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि करंट को मेजर कर सकता है और साथ में उसकी डायरेक्शन भी बता सकता है। इसका पॉइंटर ऐसे 0 पे रहता है पहले बीच में, और दोनों साइड में इसमें रीडिंग लिखी होती है। जैसे इधर भी 1 2 3 लिखा होगा, इधर भी 1 2 3 लिखा होगा, 1 2 3 इधर भी होगा, 1 2 3 इधर भी होगा। ठीक है, इस तरीके से इसका स्केल होता है। तो पॉइंटर दोनों साइड में डिफ्लेक्ट हो सकता है। अगर इस सर्किट के अंदर या इस कॉइल के अंदर किसी एक डायरेक्शन में करंट होगा तो पॉइंटर किसी एक डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा, जैसे लेफ्ट में डिफ्लेक्ट हो रहा है। और अगर मान लो इसमें करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दोगे आप, तो पॉइंटर राइट साइड में डिफ्लेक्ट होने लग जाएगा, जिससे आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि सर्किट में करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो करंट की डायरेक्शन ये कैसे बताएगा, डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। डिफ्लेक्शन इधर आ रहा है मतलब करंट किसी और डायरेक्शन में, इधर आ रहा है मतलब करंट रिवर्स डायरेक्शन में। इस तरीके से हम पता लगा लेंगे। ठीक है, तो ये कॉइल है जो कि इस बोर्ड के परपेंडिकुलर रखी हुई है। इस तरीके से इस कॉइल को रखा जा रहा है। ये एक्सिस वाली लाइन मैंने जिस पोर्शन के ऊपर से ड्रॉ करी है इस कॉइल के, वो हमेशा पीछे की तरफ माना जाएगा और दूसरा वाला हिस्सा आगे की तरफ निकला हुआ मानेंगे। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, इस कॉइल के पास में एक मैग्नेट को मूव किया। पहले इस मैग्नेट को यहां पे रखा। शुरुआत में मैग्नेट स्टेशनरी रखी हुई है यहां पे। शुरुआत में मैग्नेट को क्या किया, स्टेशनरी रखा। जब तक ये मैग्नेट रुकी हुई है तब तक इस लूप से एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा होगा। मैग्नेट पास में रख दी तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो इस लूप से भी पास हो रहा होगा, लेकिन कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा, वो टाइम के साथ में वो कांस्टेंट रहेगा। फिर उन्होंने क्या किया, इस मैग्नेट को इस कॉइल के पास में मूव किया। उन्होंने क्या किया, इस मैग्नेट को इस कॉइल के पास में मूव किया, इधर लेके गए, कॉइल के पास लेके गए। और इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब तक मैग्नेट इस लूप के पास जा रही है तब तक इस गैल्वेनोमीटर में कंटिन्यूअसली एक डिफ्लेक्शन आ रहा है। पॉइंटर ऐसे मान लो 2 पे चला गया, अब वो 2 पे ये इस मैग्नेट को हम कांस्टेंट वेलोसिटी से ऐसे इसके पास में लेके जा रहे हैं। और हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ पे कॉन्स्टेंटली जो गैल्वेनोमीटर है वो एक डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। गैल्वेनोमीटर तभी डिफ्लेक्शन शो कर सकता है जब सर्किट में कोई करंट फ्लो हो रहा हो। अगर सर्किट में कोई करंट होगा तभी ये कोई डिफ्लेक्शन शो करेगा गैल्वेनोमीटर। तो यहाँ पे जब तक मैग्नेट इस लूप के पास जाती रहेगी तब तक इसके अंदर कंटिन्यूअसली एक कांस्टेंट डिफ्लेक्शन आता रहेगा। ये उन्होंने ऑब्जर्व किया। पॉइंटर 2 तक जा रहा था, यानी कि जो करंट है वो 2 एम्पियर के बराबर सर्किट में प्रोड्यूस हो रहा है, एक तरह से ऐसा मान सकते हैं हम। ठीक है, फिर इस मैग्नेट को पास लाके रोक दिया तो इन्होंने देखा कि अब डिफ्लेक्शन आना बंद हो गया। अब गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। कितना डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, 0। अब कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं आ रहा, पॉइंटर 0 पे आ गया। मतलब मैग्नेट जब यहां पे रुकी हुई थी तब भी इसमें डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा था, और जब मैग्नेट पास में ले जाके आपने रख दिया तब भी इसमें डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है। गैल्वेनोमीटर तभी डिफ्लेक्शन शो कर रहा है जब मैग्नेट पास में लाई जा रही है। समझ में आया ये? तो जब तक मैग्नेट का मूवमेंट होता रहेगा तब तक यहाँ पे करंट इंड्यूस होता रहेगा। इसको इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। सर्किट में जो करंट प्रोड्यूस होता है इसको क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड करंट। क्योंकि ये कोई सेल या बैटरी से प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, इसको एक मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करके प्रोड्यूस किया जा रहा है। इसलिए जो करंट प्रोड्यूस होगा उसका हमेशा क्या नाम होगा, इंड्यूस्ड करंट। और जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होगा, क्योंकि करंट के लिए क्या जरूरी है, पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है, यानी कि कॉइल के अंदर एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो रहा होगा, तो उसको भी हम बोलेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये इनके नाम रहेंगे। ठीक है, तो जब भी मैं वर्ड यूज करूं इंड्यूस्ड करंट, इसका मतलब प्रोड्यूस होने वाले करंट की बात हो रही है जो इस कॉइल में प्रोड्यूस होगा या किसी भी कंडक्टर में प्रोड्यूस होगा। और जब भी मैं बोलूं इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसका मतलब उस कॉइल में या कंडक्टर में जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो रहा है उसकी बात हो रही है, जिसको हम इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलेंगे। तो ये चीज समझ में आई क्या? मैग्नेट को पास में लेके जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कंटिन्यूअसली लेफ्ट साइड में पॉइंटर डिफ्लेक्ट हो रहा है और 2 तक जा रहा है।
अब हमने क्या किया, इस मैग्नेट को ऐसे वापस खींचा, दूर खींचा। जब हम मैग्नेट को दूर लेके जाएंगे कॉइल से तो हम देखते हैं कि अगेन इसके अंदर डिफ्लेक्शन आ रहा है, लेकिन अब जो डिफ्लेक्शन है वो पहले से अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा होगा। पहले आ रहा था लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्शन, अब आएगा राइट साइड में डिफ्लेक्शन। मतलब डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन क्या हो गई, यहाँ पे रिवर्स हो गई, उल्टा हो गई। समझ में आया ये? तो पहले तो डिफ्लेक्शन आ रहा था लेफ्ट साइड में, और जब मैग्नेट को दूर खींच रहे हैं हम तो डिफ्लेक्शन आ रहा है राइट साइड में, यानी कि सर्किट में करंट की डायरेक्शन पहले से रिवर्स हो गई होगी, तभी डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, ये बात क्लियर है एकदम। इसका मतलब मैग्नेट जब लूप के पास जाएगी तो किसी एक डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस होगा, और जब मैग्नेट इस कॉइल से दूर जाएगी तो उस कंडीशन में पहले वाले से अपोजिट डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा। ये चीज क्लियर है इस एक्सपेरिमेंट से। एक चीज उन्होंने और ऑब्जर्व करी, उन्होंने क्या किया, इस मैग्नेट को तेजी से इसके पास में मूव किया। पहले तो धीरे धीरे लेके जा रहे थे ऐसे, तो पॉइंटर 2 तक जा रहा था, लेकिन जैसे उन्होंने तेजी से इसके पास में इसको मूव किया, तेजी से इसके पास में लेके गए, तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो पॉइंटर है वो 3 पे चला गया, मतलब करंट ज्यादा इंड्यूस हो रहा है। देखो ज्यादा डिफ्लेक्शन का मतलब ये होता है गैल्वेनोमीटर में कि ज्यादा करंट सर्किट के अंदर फ्लो हो रहा है। मतलब मैग्नेट को धीरे धीरे मूव करोगे तो कम करंट प्रोड्यूस होगा, गैल्वेनोमीटर कम करंट शो करेगा, और जब तेजी से इसके पास में मूव करोगे तो सर्किट में ज्यादा करंट इंड्यूस होगा। ये भी इन्होंने ऑब्जर्व किया। तो इस एक्सपेरिमेंट में 2 मेन चीजें निकल के आई। पहली चीज ये पता चली कि जब हम मैग्नेट को मूव करते हैं कॉइल के पास में तभी करंट इंड्यूस होता है, और करंट की डायरेक्शन मैग्नेट के मूवमेंट पे डिपेंड करती है कि वो पास जा रही है या फिर दूर जा रही है। अगर मैग्नेट इस लूप के पास जाती है तो उस कंडीशन में इस लूप के अंदर से जो मैग्नेटिक फील्ड गुजर रहा है वो इंक्रीज होगा, क्योंकि मैग्नेट के पास में ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होता है, और जितना वो करीब जाएगी इसके उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड इससे पास हो रहा होगा। ये बात समझ में आई क्या? और जब हम मैग्नेट को दूर लेके जाते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूअसली कम होता जाता है जो इस लूप से पास हो रहा होता है, क्योंकि मैग्नेट दूर जा रही है और मैग्नेट ही यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है, तो जितना ये दूर जाएगी उतना ही इस लूप से कम मैग्नेटिक फील्ड पास हो पाएगा। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आई। और दूसरी चीज हमने ये भी यहाँ पे ऑब्जर्व करी कि मैग्नेट को अगर तेजी से लाते हैं, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को तेजी से चेंज करते हैं या मैग्नेटिक फ्लक्स को तेजी से चेंज करते हैं, इस कॉइल से पास होने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है अगर उसको तेजी से चेंज किया जाता है तो इसके अंदर ज्यादा करंट इंड्यूस होगा, और अगर आप धीरे धीरे मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करोगे या मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करोगे तो उस कंडीशन में कॉइल के अंदर कम करंट इंड्यूस होगा। अब ये दोनों बातें दिमाग में रखनी है, इंपॉर्टेंट है। आगे हम इसी के अकॉर्डिंग लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बनाएंगे फिर, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किस वजह से होता है, कितना होता है, वो सारी चीजें हम इन्हीं एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे स्टडी करेंगे। ये तो पहला एक्सपेरिमेंट है। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट देखो। सेकंड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, इस मैग्नेट की जगह एक कॉइल को यूज किया जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही थी। उनके दिमाग में एक चीज आई कि क्या यहाँ पे हमेशा एक मैग्नेट को ही मूव करना पड़ेगा, क्या उसी की वजह से करंट इंड्यूस होगा, या मैग्नेटिक फील्ड का कोई दूसरा सोर्स भी यूज किया जा सकता है। तो आपको पता है कि किसी भी कॉइल में या किसी भी वायर में अगर हम करंट फ्लो करते हैं तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड तो एक कॉइल में करंट फ्लो करके भी प्रोड्यूस किया जा सकता है, तो उसको उन्होंने यूज करके देखा सेकंड एक्सपेरिमेंट में। तो पहली जो कॉइल है वो तो एज इट इज रखी, उसको वैसे ही गैल्वेनोमीटर से अटैच कर दिया, उसमें कोई चेंज नहीं है। वैसे ही जो गैल्वेनोमीटर है उससे पहले वाली कॉइल को अटैच कर दिया, सेम, कोई चेंज नहीं इसमें। बस उन्होंने मैग्नेट की जगह क्या किया, एक दूसरी कॉइल ली और उसको एक बैटरी से कनेक्ट करके करंट फ्लो करके उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया उन्होंने। ये दूसरी कॉइल है, इसके अक्रॉस कोई V वोल्ट की बैटरी लगा दी सपोज, और इससे करंट सर्किट के अंदर या इस कॉइल के अंदर फ्लो होगा। तो इससे क्या होगा, जो कॉइल है वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। कौन सी डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही होगी, तो उसका पता लगाने के लिए आप क्या कर सकते हो, करंट की डायरेक्शन देखोगे। अगर मैं इधर से देखूं तो मुझे इस कॉइल में करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नजर आएगा, क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है इसका ये पीछे की तरफ है और ये वाला हिस्सा कॉइल का आगे निकला हुआ है। देखो एक्सिस वाली लाइन जिस पोर्शन के ऊपर से ड्रॉ करोगे वो हमेशा पीछे माना जाएगा। तो पीछे वाले हिस्से में करंट नीचे आ रहा है और इस आगे वाले हिस्से में करंट ऊपर जा रहा है, तो आगे वाले हिस्से में करंट ऊपर गया, पीछे वाले हिस्से में करंट नीचे आया। तो ये कौन सी डायरेक्शन बनी, ये बनी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि इस कॉइल के अंदर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा होगा ऐसे इधर से देखने पे।
अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग अगर मैं करंट की डायरेक्शन में राइट हैंड फिंगर्स को घुमा लूं तो थंब आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। तो जिस डायरेक्शन में करंट है उस डायरेक्शन में मैंने राइट हैंड फिंगर्स को घुमाया, थंब इधर पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब ये जो लूप है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा वो राइट से लेफ्ट की तरफ होगा, इस तरीके से होगा। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये आगे जाके इससे भी पास होगा। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस कर रहा है? करंट कैरिंग कॉइल। वहां पे कौन प्रोड्यूस कर रहा है? मैग्नेट। ठीक है, बस इतना ही फर्क है, बाकी सारी चीजें सेम है। इन्होंने बाकी एक्टिविटी सेम रखी, जैसे इस कॉइल को इन्होंने पकड़ा और धीरे धीरे इसके पास में लेके गए फर्स्ट वाले लूप के, फिर धीरे धीरे दूर लेके गए। तो जब ये पास लेके गए तो किसी एक डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन आया, दूर लेके गए तो अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन आया। सेम एक्टिविटी देखने को मिली, कोई चेंज नहीं है। तेजी से इस कॉइल को पास लेके आए तो ज्यादा डिफ्लेक्शन आया, तेजी से दूर लेके गए तो अपोजिट डायरेक्शन में ज्यादा डिफ्लेक्शन आया। तो ज्यादा डिफ्लेक्शन किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, या ज्यादा करंट इंड्यूस हो रहा है, ये किस चीज पे डिपेंड कर रहा है कि आप तेजी से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहे हो या धीरे धीरे चेंज कर रहे हो। अगर तेजी से फ्लक्स को चेंज करोगे तो ज्यादा करंट इंड्यूस होगा, और धीरे धीरे फ्लक्स को चेंज करोगे, धीरे धीरे मैग्नेट या कॉइल को मूव करोगे तो कम करंट इंड्यूस होगा। तो दोनों एक्सपेरिमेंट में कोई खास अंतर नहीं है, बस मैग्नेट की जगह यहाँ पे करंट कैरिंग कॉइल यूज कर रखी है जो कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है, बाकी चीजें सेम है। ठीक है, फिर एक एक्सपेरिमेंट और किया इस चीज का पता लगाने के लिए कि क्या दोनों कॉइल्स या फिर कॉइल और मैग्नेट के बीच में हमेशा रिलेटिव मूवमेंट होना चाहिए या फिर बिना किसी मूवमेंट के भी करंट प्रोड्यूस किया जा सकता है। यहाँ तो दोनों ही केस में हम क्या कर रहे हैं, पहले वाली कॉइल के पास में मैग्नेट को पास लेके आ रहे हैं, कभी दूर लेके जा रहे हैं, या फिर दूसरी वाली कॉइल को पास लेके आ रहे हैं, कभी दूर लेके जा रहे हैं। तो ये रिलेटिव मूवमेंट है। रिलेटिव मूवमेंट समझते हो क्या? एक के रेस्पेक्ट में दूसरा पास आ रहा है या दूर जा रहा है, रिलेटिव मोशन होना चाहिए। रिलेटिव मोशन मतलब एक के रेस्पेक्ट में दूसरी या तो पास आए या दूर जाए, तब करंट इंड्यूस होगा। अब तीसरा जो एक्सपेरिमेंट है उसको समझो। तीसरे एक्सपेरिमेंट में बस एक छोटा सा यहाँ पे चेंज करके देखा उन्होंने। इस सेकंड सर्किट में ये जो सर्किट है इसमें की कनेक्ट कर दी उन्होंने। क्या कनेक्ट किया? एक की को कनेक्ट कर दिया, स्विच लगा दिया, मतलब ये की कनेक्टेड है यहाँ पे। शुरुआत में जब तक की ऑफ रहेगी तब तक सर्किट में करंट जीरो रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो रहेगा। फिर उन्होंने की को ऑन किया। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जैसे ही की ऑन करते हैं सर्किट में करंट जीरो से मैक्सिमम तक बढ़ेगा। पहले जीरो करंट है, स्विच को ऑन करेंगे तो सर्किट में करंट फ्लो होगा, तो जीरो से मैक्सिमम तक पहुंचने में कुछ टाइम लगेगा उसको, चाहे वो माइक्रो सेकेंड हो, चाहे वो एक सेकेंड का लाखवां हिस्सा हो, लेकिन टाइम तो लगेगा कुछ ना कुछ। तो उस स्मॉल टाइम इंटरवल के अंदर करंट यहाँ पे इंक्रीज हो रहा होगा सर्किट के अंदर, और करंट इंक्रीज होगा तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ये वाला, ये भी इंक्रीज होगा। ठीक है, अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये आगे जाके इस कॉइल से भी पास हो रहा था। ठीक है, तो जैसे स्विच को ऑन किया तो करंट इंक्रीज होगा, उससे ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, यानी कि इस पहले वाले लूप से पास होने वाला मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा होगा कुछ मिली सेकेंड के लिए या माइक्रो सेकेंड के लिए। इससे जो मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है वो एकदम से इंक्रीज हो रहा होगा। और अगर मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो आप देखोगे कि अगेन यहाँ पे एक इंस्टेंट के लिए डिफ्लेक्शन आएगा। एक इंस्टेंट मतलब वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, जैसे एक मिली सेकेंड, एक सेकेंड का हजारवां हिस्सा होता है उसको बोलते हैं मिली सेकेंड। तो इतने से टाइम के लिए यहाँ पे करंट इंक्रीज हुआ, फिर वो मैक्सिमम तक पहुंच के कांस्टेंट हो जाएगा। तो उस ड्यूरेशन में सिर्फ एक इंस्टेंट के लिए जो गैल्वेनोमीटर है उसका पॉइंटर डिफ्लेक्ट होगा, मतलब एक बार डिफ्लेक्शन आएगा फिर पॉइंटर वापस जीरो पे आ जाएगा। समझ में आया क्या? कंटिन्यूअसली डिफ्लेक्शन नहीं आएगा कि पॉइंटर 2 पे है तो वो 2 पे ही रहेगा, ऐसा नहीं हुआ। जैसे स्विच को ऑन किया, ऑन करते ही आपने देखा कि एक डिफ्लेक्शन आया इसमें। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे करंट तो प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि डिफ्लेक्शन आना इस चीज का इंडिकेशन है कि सर्किट में करंट फ्लो हुआ है। जब हम स्विच को ऑफ करेंगे तब क्या होगा? जैसे मान लो इसको ऑफ किया आपने, ऑफ करेंगे तो करंट घटेगा, मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, और मैग्नेटिक फील्ड या करंट अगर डिक्रीज होंगे तो इस लूप से पास होने वाला मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स अगेन डिक्रीज हो रहा होगा। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा तो इस कॉइल के अंदर अगेन एक डिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगा। गैल्वेनोमीटर में अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन आ रहा होगा। जब स्विच को ऑन किया था तो मान लो लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्शन आया, जब आप इसको ऑफ करोगे तो राइट साइड में डिफ्लेक्शन आएगा। तो ये जो डिफ्लेक्शन आ रहा है ये इस चीज का इंडिकेशन है कि करंट तो फ्लो हो रहा है यहाँ पे। जब सर्किट को ऑन करेंगे तो लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्शन आ रहा है, मतलब किसी एक डायरेक्शन में करंट इंड्यूस हो रहा है, और जब सर्किट को ऑफ करेंगे तो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड घट रहा होगा, इस कॉइल से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा होगा, तो
इसमें अगेन डिफ्लेक्शन आएगा गैल्वेनोमीटर में, लेकिन वो पहले से अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। तो ये एक्सपेरिमेंट ये प्रूव करता है कि इनके बीच में, दोनों कॉइल्स के बीच में रिलेटिव मोशन जरूरी नहीं है, बस एक ही चीज जरूरी है। यहाँ पे करंट के इंड्यूस होने के लिए सिर्फ एक ही चीज जरूरी है, और वो चीज क्या है? मैग्नेटिक फील्ड का या मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना। क्योंकि जब तक मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा तब तक इन कॉइल्स के अंदर ईएमएफ या करंट इंड्यूस होता रहेगा, और जैसे आप उस मैग्नेटिक फील्ड को या मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करना बंद कर दोगे तो ये डिफ्लेक्शन आना बंद हो जाएगा, मतलब करंट इंड्यूस नहीं होगा। तो ये सारे के सारे जो एक्सपेरिमेंट हैं इनको हमने स्टडी किया, और उसके बाद में इनके बेसिस पे ये जो फेराडे और हेनरी है, इन्होंने दो लॉ बनाए जिनको हम क्या बोलते हैं? फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोला जाता है इनको। अब ये जो फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, ये क्या चीज है, इसको समझते हैं। फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम दो लॉ पढ़ेंगे। जो पहला लॉ है वो आपको ये बताएगा कि किस रीजन की वजह से ईएमएफ या करंट इंड्यूस होगा। पहला लॉ क्या बताएगा? किस रीजन की वजह से करंट इंड्यूस होता है किसी भी कॉइल या किसी भी कंडक्टर के अंदर। तो हर एक जो एक्सपेरिमेंट अभी आपने ऑब्जर्व किया उसमें आपने ये देखा कि जब भी हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर रहे हैं, तो कॉइल के अंदर एक करंट प्रोड्यूस हो रहा है। यानी कि करंट के प्रोड्यूस होने का रीजन क्या है? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। और मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला आप जानते ही हो, क्या होता है? फाई इक्वल टू बी डॉट ए या फिर बी ए कॉस थीटा। तो अगर आपको बोला जाए कि किस तरीके से आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर सकते हो, टाइम के रेस्पेक्ट में मैग्नेटिक फ्लक्स को किस तरीके से चेंज किया जा सकता है, तो तीन तरीके से चेंज कर सकते हो। कैसे? जो मैग्नेटिक फील्ड उस कॉइल से या कंडक्टर से पास हो रहा है उसको चेंज कर दो, उसको इंक्रीज करो या डिक्रीज करो, तो बी अगर चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा। आप उस लूप के या उस कंडक्टर के एरिया को कम ज्यादा कर सकते हो, उससे भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। या जो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है, जो भी कॉइल या कंडक्टर आप यूज कर रहे हो उसका जो एरिया वेक्टर होगा और जो मैग्नेटिक फील्ड है उनके बीच का एंगल है थीटा, अगर आप उसको चेंज करोगे तब भी फ्लक्स चेंज होगा। तो तीन तरीके से फ्लक्स को चेंज किया जा सकता है। पहला तरीका मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके, दूसरा तरीका एरिया ऑफ द कंडक्टर या कॉइल को चेंज करके, और तीसरा है एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके आप फ्लक्स को चेंज कर सकते हो। और हर उस तरीके से ईएमएफ या करंट को प्रोड्यूस किया जा सकता है जितने तरीके से आप फ्लक्स को चेंज कर सकते हो। मतलब जैसे भी आप फ्लक्स को चेंज कर सकते हो उससे आप ईएमएफ या करंट को इंड्यूस कर सकते हो। तो पहला जो लॉ है वो यही है कि जब तक किसी कॉइल से या किसी भी कंडक्टर से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा, उसमें करंट या ईएमएफ प्रोड्यूस होता रहेगा। जैसे आप फ्लक्स को चेंज करना बंद कर दोगे वो करंट या ईएमएफ प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगा फिर। तो फर्स्ट लॉ ये है। सेकंड लॉ क्या बताता है? जो सेकंड लॉ है वो आपको ये बताएगा कि कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। भाई 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 50 वोल्ट, कितना ईएमएफ का मतलब क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा या कितना ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, तो इसको बताने के लिए सेकंड लॉ होता है। सेकंड लॉ ये बोलता है कि हमने एक्सपेरिमेंटली भी ये देखा था कि जब हम कॉइल के पास में मैग्नेट को तेजी से लेके जाते हैं, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स को तेजी से चेंज करते हैं। भाई कॉइल यहाँ पे रखी हुई है, अगर मैग्नेट यहाँ पे होगी तो इस कॉइल से जो मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा होगा इस मैग्नेट का वो कम रहेगा, और जितना ये पास आएगी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा। तो अगर आप धीरे धीरे मैग्नेट को पास लाओगे तो इस लूप से या कॉइल से पास होने वाला फ्लक्स धीरे धीरे बढ़ेगा। लेकिन आप तेजी से उसको पास ला रहे हो तो आप देखोगे कि ज्यादा करंट इंड्यूस हो रहा है। मतलब फ्लक्स अगर तेजी से चेंज किया जाएगा तो कॉइल में ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होने लग जाएगा। इसका मतलब जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। रेट वर्ड तब यूज करते हैं जब कोई भी चीज टाइम के साथ में चेंज हो रही होती है। तो यहां पे आप क्या देख रहे हो कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स किसी भी कॉइल या कंडक्टर से पास हो रहा है, अगर वो तेजी से चेंज होगा तो उसमें ज्यादा ईएमएफ यानी कि ज्यादा वोल्टेज या ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होगा। समझ में आई ये बात? ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाओगे तो इसकी जगह कांस्टेंट आ जाएगा। उस कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है, इसलिए फॉर्मूला बन गया E इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। ठीक है, और आगे हम लेंज लॉ पढ़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग एक माइनस का सिंबल और लगाया जाता है यहाँ पे। तो ये फॉर्मूला बन गया E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। इसको किसी भी कंडक्टर के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जब भी कॉइल की बात होगी तो आप ध्यान रखना कॉइल में बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, तो इस फॉर्मूले को n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
क्योंकि ये जो फ्लक्स है ये किसी कॉइल के किसी एक टर्न से पास होने वाला फ्लक्स है, तो अगर उसमें बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो फ्लक्स ज्यादा मिलेगा आपको। कितना ज्यादा मिलेगा? जितने नंबर ऑफ टर्न्स है उतने टाइम्स ज्यादा मिलेगा। इसलिए जब भी आप इस फॉर्मूले को कॉइल के लिए अप्लाई करो फॉर ए कॉइल, तो क्या करना है? इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना है E इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बाई डी टी। एन मतलब क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, ठीक है। और अगर बोले कि कॉइल में कितना करंट प्रोड्यूस हुआ, तो कॉइल का रेजिस्टेंस है मान लो R, कॉइल कॉपर वायर की बनी होगी, उसका कुछ रेजिस्टेंस भी होगा, तो कॉइल का रेजिस्टेंस है R, तो उसमें जो इंड्यूस्ड करंट है वो कितना होगा? इंड्यूस्ड करंट। तो अगर आपको वोल्टेज पता है यानी कि ईएमएफ पता है, तो आप ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग करंट कैलकुलेट करने के लिए इसको रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I इक्वल टू V बाई आर होता है ना, V मतलब वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है वो इतना है, इसको R से डिवाइड कर दो। फॉर्मूला क्या बन जाएगा? माइनस एन बाई आर डी फाइव बाई डी टी। बोलो आया क्या समझ में? और तीसरा फॉर्मूला एक और देखो, अगर आपको पूछे भी इंड्यूस्ड चार्ज कितना है, ये क्या चीज होती है भाई? इंड्यूस्ड चार्ज। इंड्यूस्ड चार्ज का मतलब ये है कि सर्किट में जो भी करंट फ्लो होगा वो चार्ज की वजह से, चार्ज के फ्लो होने की वजह से फ्लो होगा। कोई भी कॉइल है उसके पास में मैग्नेट को लेके आ रहा हो और उसमें करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो करंट तो तभी फ्लो होता है ना जब चार्ज मूव करता है, तो वो जो चार्ज मूव कर रहा होगा सर्किट में उसी को बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज, ठीक है। जो सर्किट में मूव करेगा जिससे ये करंट बनेगा, तो वो कितना है? तो आपको पता है कि जो करंट है उसको हम लिख सकते हैं I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, लिख सकते हैं ऐसा। करंट किसको बोला जाता है? द फ्लो रेट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर मैं यहां पे ये जो करंट है इसको अगर मैं लिख दूं डी क्यू बाई डी टी, तो वो जो इक्वेशन है उसको आप लिख सकते हो डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू माइनस एन बाई आर डी फाइव बाई डी टी। और आप एक चीज देखो, दोनों साइड में डी टी और डी टी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो डी क्यू है इसका फॉर्मूला बन गया माइनस एन बाई आर डी फाइव, और ये जो डी क्यू है ना इसी को बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। तो इंड्यूस्ड चार्ज का फॉर्मूला क्या है? डी क्यू इक्वल टू माइनस एन बाई आर डी फाइव। डी फाइव मतलब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। एक चीज नोटिस करो यहां पे ध्यान से देखो कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है और जो इंड्यूस्ड करंट है, इन दोनों फॉर्मूलों के अंदर अपॉन में dt आ रहा है, मतलब ये टाइम पे डिपेंड करेंगे। लेकिन जो इंड्यूस्ड चार्ज वाला फॉर्मूला है उसमें dt वाली टर्म नहीं आ रही, वो कैंसिल हो चुकी है इधर। अगर dt नहीं आ रहा इसका मतलब क्या इंड्यूस्ड चार्ज टाइम पे डिपेंड करेगा? नहीं जी, टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा। मतलब इसका ये है कि अगर आप कॉइल के पास में एक मैग्नेट को लेके आते हो, तो अगर आप उसको तेजी से पास लाओगे या तेजी से दूर लेके जाओगे तो उसमें जो करंट प्रोड्यूस होगा या जो वोल्टेज प्रोड्यूस होगा वो ज्यादा होगा। तेजी से पास लाओगे या तेजी से दूर लेके जाओगे तो dt की वैल्यू कम रहेगी, और dt यहां पे अगर कम होगा तो करंट या वोल्टेज ज्यादा मिलेगा। मतलब जो करंट या वोल्टेज या जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो तो टाइम पे डिपेंड करता है, लेकिन जब आप मैग्नेट को तेजी से पास लाओगे या तेजी से दूर लेके जाओगे या धीरे से पास ला रहे हो धीरे से दूर लेके जा रहे हो, तो जो टाइम उसको लग रहा है मूवमेंट करवाने में उसके ऊपर इंड्यूस्ड चार्ज डिपेंड नहीं करेगा। इंड्यूस्ड चार्ज की वैल्यू टाइम पे डिपेंड कर रही है क्या? नहीं जी। इसका मतलब जो इंड्यूस्ड चार्ज है वो टाइम पे डिपेंड नहीं करता है, चाहे आप मैग्नेट को धीरे धीरे पास लाओ या तेजी से पास लाओ। दोनों ही कंडीशन में इस लूप के अंदर या कॉइल के अंदर जो ईएमएफ जो चार्ज इंड्यूस होगा वो चार्ज सेम ही रहेगा दोनों कंडीशन में, टाइम का उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। तो ये चीज याद रखनी है। अच्छा, इंड्यूस्ड करंट एक और चीज पे डिपेंड कर रहा है, एक चीज नोटिस करो, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर आप एक कॉपर वायर की कॉइल लेते हो और एक आयरन वायर की कॉइल लेते हो तो किसमें ज्यादा करंट इंड्यूस होगा? कॉपर वायर वाली कॉइल में, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस कम होगा। लेकिन इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए अगर पूछा जाए तो दोनों कॉइल्स में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा वो सेम ही रहेगा, क्योंकि वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। बात समझ में आई? अगर आपके पास दो आइडेंटिकल कॉइल्स हैं, एक जैसी हैं दिखने में, उनमें नंबर ऑफ टर्न सेम है, साइज सेम है, लेकिन मटेरियल अलग अलग है, एक में कॉपर वायर यूज किया है, एक में हमने आयरन वायर यूज किया है, नंबर ऑफ टर्न्स बराबर है, साइज बराबर है, तो दोनों से अगर आप किसी मैग्नेटिक फ्लक्स को पास करोगे, अगर वो चेंज करोगे सेम तरीके से, तो दोनों में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो सेम ही होगा, क्योंकि ये मटेरियल पे रेजिस्टेंस पे इन पे डिपेंड ही नहीं करता। लेकिन जो इंड्यूस्ड करंट है वो डिपेंड करेगा। तो ये ध्यान रखना है कि जो इंड्यूस्ड करंट है वो तो कॉइल के मटेरियल पे या रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है।
तो कई बार ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं कि आपके पास दो एक जैसी कॉइल है दिखने में, लेकिन उनमें उनका रेजिस्टेंस अलग अलग है या फिर उनमें मटेरियल अलग अलग यूज किया है, तो कौन सी कॉइल में ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा, कौन से में कम। तो ईएमएफ मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता है। पूछे भी करंट किस में ज्यादा इंड्यूस होगा, तो जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उस मटेरियल के अंदर ज्यादा करंट इंड्यूस होगा। और पूछे चार्ज ज्यादा किस में इंड्यूस होगा, तो वो तो फ्लक्स के चेंज होने पे डिपेंड करता है, टाइम पे डिपेंड नहीं करता है। अगर आप सेम तरीके से दोनों से पास होने वाला फ्लक्स, अच्छा रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, लेकिन इंड्यूस चार्ज, ये ध्यान रखना, दोनों कॉइल्स में उस कॉइल में ज्यादा चार्ज इंड्यूस होगा जिसका रेजिस्टेंस कम रहेगा। ठीक है, इंड्यूस चार्ज टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा, बाकी नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल और फ्लक्स कितना आप चेंज कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। आया समझ में? क्लियर है एकदम?